मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। विधि शास्त्र पर एमसीक्यूज की इस सीरीज के भाग 6 में हम विधिक संकल्पनाओं पर 65 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दी गई किस अवधारणा से ब्रेकिक सिद्धांत संबंधित है? कब्जा, विधिक व्यक्तित्व, स्वामित्व, दायित्व। तो इसका सही आंसर है विधिक व्यक्तित्व। देखिए, विधि शास्त्री हीरिंग ने ब्रेकिक सिद्धांत या कह सकते हैं कोष्टक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा से संबंधित है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कोष्टक का सिद्धांत संबंधित है, तो मैं आपको बता चुका हूं विधिक व्यक्तित्व से। 68, विधि शास्त्र में कोष्टक सिद्धांत या ब्रेकिक सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है वह है, तो उत्तर है विधिक व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 59, कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस एक से संबंधित है? विधिक व्यक्तित्व, स्वामित्व, दायित्व या न्याय। तो इसका सही आंसर है विधिक व्यक्तित्व। देखिए, मैं आपको बता दूं, विधिक व्यक्तित्व से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूं। यथार्थता का सिद्धांत, कोष्टक का सिद्धांत, प्रयोजन का सिद्धांत, रियायत का सिद्धांत, कल्पना का सिद्धांत। ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं ये सभी विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा से संबंधित हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित की विधिक स्थिति का सही उत्तर दीजिए। पढ़ लेते हैं। पहला, अजन्मे व्यक्ति का कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं होता। ये गलत है। अजन्मे व्यक्ति का भी विधिक व्यक्तित्व होता है। राइट। बी, अजन्मे व्यक्ति का कर्तव्य की दशाओं में विधिक व्यक्तित्व होता है। सही है। मस्जिद एक विधिक व्यक्ति है। गलत। जानवर एक विधिक व्यक्ति है। गलत। तो इसमें बी आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 71, यह किसने कहा कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह अधिकार रहित होता है? तो ये कहा था पैटन ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्ति है? तो इसका सही आंसर है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम सोमनाथ दास। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, यह एक विधिक व्यक्ति है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 73, प्रीवी काउंसिल ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि मस्जिद ना तो वाद दायर कर सकती है और ना ही इसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, क्योंकि कानून की दृष्टि में यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि एक विधिक व्यक्ति नहीं है। ये किस मामले में प्रीवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर है मस्जिद शहीदगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा 1940 में प्रीवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया। राइट, आगे बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, मस्जिद। मस्जिद एक विधिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि केस है मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि मस्जिद एक विधिक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जबकि ये तीनों विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। 75, निम्नलिखित में से किस एक बाद में न्यायालय ने निगमित व्यक्तित्व का पर्दा हटाया? तो उसका सही आंसर है ए, सोलिमन बनाम सोलिमन के बाद में। राइट, आगे बढ़ते हैं। 76, निगमित व्यक्तित्व का घूंघट या कह सकते हैं पर्दा को उठाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सोलिमन बनाम सोलिमन के बाद में। राइट। 77, निम्नलिखित मामलों में से कौन विधिक व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है इनरी कोहिन। इनरी कोहिन का वाद विदिता कब्जे के संबंध में एक वाद है, यानी कि इनरी कोहिन का जो वाद है वो विधिक जो कब्जे से संबंधित है। ठीक है, जबकि ए, बी और डी ये तीनों विधिक व्यक्तित्व से संबंधित वाद हैं। राइट, तो इसमें सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। 78,
एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है, परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक ही रहती है? तो ये कहा था सामंग ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एकल निगम की प्रत्यय के संबंध में यह कथन कि व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक रहती है, यह किसका कथन है? डायसी, सामंड, हॉलैंड, ऑस्टिन। तो मैं आपको बता चुका हूं ये कथन सामंड का है। किसका है? सामंड का। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, समष्टि निगम का गलत उदाहरण है? भारत का राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर विश्वविद्यालय, नगर निगम अजमेर। तो इसमें सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। देखिए, समष्टि निगम सह विद्यमान व्यक्तियों का नियमित समूह है। समष्टि निगम में एक समय में बहुत से व्यक्ति होते हैं, अतः भारत का राष्ट्रपति समष्टि निगम का उदाहरण नहीं है बल्कि एकल निगम का उदाहरण है। राइट, 81, इंग्लैंड में सम्राट की विधिक स्थिति क्या है? समष्टि निगम, एकल निगम, ना समष्टि ना एकल, या फिर राजा विधि व्यक्ति नहीं होता? तो इसका सही आंसर है एकल निगम। इंग्लैंड में सम्राट की जो विधिक स्थिति है वो एकल निगम की तरह है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कुछ सुमेलन दे रखे हैं, देखते हैं ये सुमेलन सही हैं या गलत हैं। देखते हैं। पहला है प्रयोजन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? क्या ये ब्रिंज ने दिया था? बिल्कुल सही है। कोष्टक का सिद्धांत क्या इरिंग ने दिया था? बिल्कुल ठीक। कल्पना का सिद्धांत क्या सामंग ने दिया था? बिल्कुल। यथार्थवादी जो सिद्धांत है क्या गेरकिन दिया था? बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो सुमेलन हैं चारों, ये ठीक प्रकार से सुमिलित हैं। 83, इसमें कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं। कथन कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण कहता है क्योंकि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो एक विधिक व्यक्ति है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तभी तो मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, यानी कि इसमें ए आंसर सही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें भी कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन पढ़ते हैं। लोक निगम संपत्ति को अर्जित कर सकता है और इसे रख सकता है। कारण कहता है लोक निगम का सृजन एक परिनियम के द्वारा होता है और यह परिनियम उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, तो इसमें ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 85, स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरी मेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? त्रिभोग सिद्धांत, अभाव का सिद्धांत, सामुदायिक दायित्व सिद्धांत, या नियंत्रण का सिद्धांत? तो इसमें सही आंसर है सी। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नांकित में से किसने कहा कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है? यानी कि यह परिभाषा स्वामित्व की किसने दी? सामंग ने, मार्क ट्वेन ने, ऑस्टिन ने, हिबर्ट ने? तो इसका सही आंसर है जॉन ऑस्टिन। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन ऑस्टिन द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा में सम्मिलित है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्टिन ने स्वामित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो कौन कौन से पॉइंट हैं वो ऑस्टिन की इस परिभाषा में सम्मिलित हैं। तो इसमें देखिए जो सम्मिलित हैं वो है 2, 3 और 4। ठीक है, जो ए है ये सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें 2, 3, 4 सही आंसर है। तो यानी कि इसमें सही आंसर है सी, 2, 3, 4। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मामलों में स्वामित्व की विषय वस्तु एक अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री द्वारा उपयुक्त विचार दिया गया था या उपयुक्त विचार था? तो इसका सही आंसर है सामंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। 89, स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉलैंड का। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, स्वामित्व किसी पदार्थ पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी
हॉलिंग ने, राइट। 91, किसने कहा कि स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज़ जो स्वामित्व की विषय वस्तु है के बीच के संबंध को प्रकट करता है? तो यह परिभाषा किसने दी? जॉन सामंग ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। पहला है स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति तथा स्वामित्व की विषय वस्तु के मध्य होता है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व एक व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के मध्य संबंध है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व व्यक्तिक विधि की एक संस्था है। ये गलत है। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं, स्वामित्व की संकल्पना के संबंध में 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति तथा स्वामित्व की विषय वस्तु के मध्य होता है। दूसरा सिद्धांत, स्वामित्व एक व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के मध्य संबंध है। तीसरा सिद्धांत है स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। और चौथा सिद्धांत है कि स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था है, ना कि व्यक्तिक विधि की। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये स्वामित्व की संकल्पना से संबंधित सिद्धांत हैं। ठीक है, और ये जो ABC हैं ये तीनों स्वामित्व की संकल्पना के 4 सिद्धांतों में से 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, जबकि ये D है ये गलत है, ये अलग है, यानी कि D जो है वो स्वामित्व की संकल्पना के सिद्धांत में नहीं आता है, यानी कि D गलत आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है जिस तरह एक बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों का कलेक्शन है। यह किसने कहा? तो ये कहा था हाफिली ने, राइट। 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A 1 2 3 4 इसमें पूछा है कि सही कौन से हैं, पढ़ लेते हैं। स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति तथा स्वामित्व की विषय वस्तु के मध्य होता है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित किसी अधिकार के बीच का संबंध है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट सही हैं, क्योंकि ये चारों जो है स्वामित्व की संकल्पना के सिद्धांत के संबंध में 4 सिद्धांत हैं, ये वही हैं चारों सिद्धांत। स्वामित्व की संकल्पना के संबंध में 4 सिद्धांत हैं, तो ये चारों वही सिद्धांत हैं, यानी कि चारों विकल्प सही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ABCD 4 दे रखे हैं। पहला पढ़ते हैं। स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु उपभोग की नहीं। ये गलत है। देखो, स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण और उपभोग दोनों की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व में इच्छा अनुसार प्रबंधन की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। स्वामित्व में दूसरों को व्रत रखकर स्वयं कब्जा रखने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। चूंकि इसमें पूछा है कि गलत आंसर कौन सा है, तो गलत है इसमें A, यानी कि इसमें A विकल्प सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, यदि किसी आवश्यक तथ्य के कारण विहितकारी तथ्य अभी अपूर्ण है परंतु भविष्य में पूर्ण होने योग्य है तो ऐसा स्वामित्व होगा। तो इसका सही आंसर है समाश्रित स्वामित्व, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है? ABCD इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं और पूछा है कि सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर है केवल अधिभोग का अधिकार, राइट। ये जो है स्वामित्व का गुण नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व की परिधि में नहीं आता? कब्जे का अधिकार, कब्जे से हटने का अधिकार, उपयोग या उपभोग का अधिकार, नष्ट करने का अधिकार। तो सामित्व की परिभाषा अगर देखें तो सामित्व की परिभाषा के अनुसार इसमें जो है B विकल्प सही है। ठीक है, ये जो B है ये सामित्व के अनुसार स्वामित्व की परिभाषा में नहीं आता है, राइट। 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है? तो स्वामित्व का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, न्याय स्वामित्व व हितकारी स्वामित्व, तीसरा निहित स्वामित्व व समाश्रित स्वामित्व, चौथा विधिक व स्वामिक स्वामित्व, पांचवा एकल व सह स्वामित्व और छठा है पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व। यह स्वामित्व का वर्गीकरण है। अब देख लेते हैं इसमें गलत वर्गीकरण कौन सा है। तो इसमें गलत है
सी। ठीक, सीधा एवं मध्यस्थ स्वामित्व यह स्वामित्व के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, जबकि ए, बी और डी ये स्वामित्व के सही वर्गीकरण हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 गलत उत्तर को इंगित कीजिए। स्वामित्व का निम्नलिखित में से कौन जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, तो उसमें गलत आंसर बताइए। देखते हैं। मूर्त व अमूर्त स्वामित्व ये तो सही है। मध्यवर्ती तथा तात्कालिक स्वामित्व यही गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है ना, तो यही सही है। एकल व सह स्वामित्व ये भी सही है। निहित व समाश्रित स्वामित्व ये भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, यानी कि ए, सी और डी ये स्वामित्व के सही वर्गीकरण है, जबकि गलत वर्गीकरण कौन सा है, बी। तो इसमें सही आंसर कौन सा हुआ, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 किसी खोई हुई वस्तु पर उसे पाने वाले का उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर संपूर्ण विश्व के खिलाफ अधिकार सर्वप्रथम निम्नलिखित बातों में से किसमें स्थापित किया गया था। तो इसमें सही आंसर है ए, बी, सी, डी दे रखे हैं। पूछा है सही विकल्प कौन सा है, तो इसमें सही विकल्प है वर्जिज बनाम हॉक्सवर्थ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व के साथ 3 अधिकार अवश्य होते हैं। पहला कब्जे का अधिकार, उपभोग का अधिकार, व्यन का अधिकार। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पूछा है सही कौन सा है, तो इसमें सही विकल्प है के नयर बनाम कोसी एलेक्जेंडर, यानी कि इसमें बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है। ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है यथार्थवादी सिद्धांत। राइट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। सैमनी, सामंट, पोलक, फ्रिगमैन। तो उसमें सही आंसर है डी, फ्रिगमैन ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 सही उत्तर को इंगित कीजिए। कब्जे का आवश्यक तत्व तो है। देखिए मैं आपको बता दूं, सैमनी ने कब्जे के 2 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला कब्जाधीन वस्तु यानी कि कॉर्पस, और दूसरा है आधिपत्य का आशय यानी कि धारणाशय। तो उसमें सैमनी के अनुसार सही अर्थ है सी, कब्जाधीन वस्तु और आधिपत्य का आशय ये 2 कब्जे के तत्व हैं सैमनी के अनुसार। राइट, क्वेश्चन नंबर 106 अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा कहलाता है। तो उसका सही आंसर है सी, विभेद कब्जा। देखिए सामान्य के अनुसार ऐसा कब्जा जिसे कोई व्यक्ति अपने नौकर या अभिकर्ता के माध्यम से प्राप्त करता है तो उसे विभेद या मध्यवर्ती कब्जा कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 107 निम्नलिखित में से किसने कब्जे की 2 संकल्पनाओं अर्थात तथ्यता कब्जा और विदिता कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यता तथा तथ्यता कब्जा की संकल्पना को स्वीकार किया। सामंट, पोलक, होम्स, इरिंग। तो उसका सही आंसर है सामंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 सामंट के अनुसार विदिता कब्जा है ए, बी, सी, डी 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है मिथकीय कब्जा, मिथकीय संकल्पना। ठीक, सामंट के अनुसार विदिता कब्जा एक मिथकीय संकल्पना है। आगे बढ़ते हैं। 109 निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे का सही वर्गीकरण नहीं है। तो कब्जे के वर्गीकरण कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए कब्जे के तमाम वर्गीकरण हैं। पहला तथ्यता कब्जा एवं विदिता कब्जा, दूसरा मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा, तीसरा तात्कालिक कब्जा तथा मध्यवर्ती कब्जा, चौथा आणविक कब्जा तथा प्रतिकूल कब्जा, अगला है प्रत्यक्ष कब्जा तथा अप्रत्यक्ष कब्जा। ये सभी कब्जे के वर्गीकरण हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है। तो इसमें गलत है, 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें गलत है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कब्जा। ये कब्जे का गलत वर्गीकरण है, जबकि ये तीनों कब्जे के सही वर्गीकरण हैं। राइट, 110 निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जे से संबंधित नहीं है। ए, बी, सी, डी। तो उसका सही आंसर है सी। ठीक, ये सी सही आंसर है, जबकि ए, बी और डी ये सभी कब्जे से संबंधित हैं।
111 कब्जा दो तत्वों से बनता है। पहला कब्जाधीन वस्तु यानी कि प्रभावकारी नियंत्रण, और दूसरा है आधिपत्य का आशय यानी कि स्वामी के रूप में धारण करने का आशय। ठीक है, तो कब्जे के ये दो आवश्यक तत्व किसने बताए हैं? सामंग ने, मेन ने, सेवनी ने या पैकन ने? तो ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं। कब्जे के ये दो आवश्यक तत्व सेवनी ने बताए। ठीक है, सेवनी के अनुसार कब्जे के दो तत्व होते हैं, पहला कब्जाधीन वस्तु और दूसरा आधिपत्य का आशय। राइट। 112 जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है, तो हम प्रत्यक्षता इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग से समस्त तथ्य सत्य हैं, और हम अप्रत्यक्षता या विवक्षित रूप से यह बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी। कब्जा की यह व्याख्या किसने दी? सामंग ने, सेमनी ने, होम्स ने या ईरिंग ने? तो इसका सही आंसर है होम्स ने। राइट। आगे बढ़ती क्वेश्चन नंबर 113 कब्जे की संकल्पना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अवरक्षा जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कब्जा धारण करने वाले का अन्य के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय यानी कि रोकने का आशय, यानी कि इसमें सी विकल्प सही है। राइट। 114 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी, चार विकल्प दे रखे हैं और पूछा सही कौन सा है, तो सही है इसमें बी, क्योंकि तथ्यता कब्जा उसी स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। राइट, तो इसमें बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 115 जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तात्कालिक कब्जा अंतरिती के पास ही रहे, तो कब्जे के आणविक प्रदान की रीति कहलाती है। तो आणविक प्रदान की रीति कहलाती है कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम, यानी कि इसमें ए विकल्प सही है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कब्जे का अर्जन आणविक प्रदान द्वारा किया जाए तो यह निम्न प्रकार का हो सकता है। तो पहला प्रकार है कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें चौथा तो सही है ही है, साथ साथ दो ये और ये चारों विकल्प सही हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 निम्न में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? मैं आपको बता दूं, कब्जा तीन प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। पहला है ग्रहण द्वारा, ठीक है, दूसरा है प्रदान द्वारा, और तीसरा है विधि के प्रवर्तन द्वारा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हैं, ये तीन तरीके हैं जिन तरीकों से कब्जा अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो कब्जा अर्जित करने का तरीका कौन सा नहीं है ये पूछा है इसमें, तो उसमें सही आंसर है सी। ठीक है, जबकि ए, बी और डी ये तीनों कब्जा अर्जित करने के तरीके हैं। ठीक है, जबकि जो सी है ये कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है। तो पूछा है इसमें कब्जा अर्जित करने का तरीका कौन सा नहीं है, तो ये सी नहीं है, यानी सी इसमें सही विकल्प है। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 इसमें दो टेबल दे रखी हैं और पूछा है क्या टेबल 1 टेबल 2 से सही रूप से सुमिलित है। देखते हैं। देखिए, टेबल 1 में एक स्टेटमेंट दे रखे हैं और टेबल 2 में कब्जे के प्रकार दे रखे हैं। देखते हैं कौन सा सुमिलन सही है और कौन सा सुमिलन सही नहीं है। पहला, मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है, तो यह कब्जे का कौन सा प्रकार है? क्या यह विविध कब्जा है? बिल्कुल सही है। दूसरा, क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है, क्या यह अविभेद कब्जा है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सी, स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी, क्या यह मूर्त कब्जा है? बिल्कुल सही है। डी, लेखक का अपनी पुस्तक पर प्रतिलिपि अधिकार यानी कि कॉपीराइट, क्या यह अमूर्त कब्जा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कॉपीराइट होता है वो अमूर्त कब्जे की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसमें जो चारों सुमिलन हैं वो सही हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। 119 एक व्यक्ति है ए, इसके द्वारा अपने स्वामित्व के माल को बी की अनुमति से बी के मकान के कमरों में रखा गया था। कमरों पर ए के अभिकर्ता द्वारा ताला बंद किया गया है, जिसने चाबियों को ए की अनुमति से ए के पति एच को दे दिया। कमरे पर कब्जा था, तो कमरे पर जो कब्जा था वो ए का था, ए के पास।
यानी कि ए का जो है वो कमरे पर वास्तविक कब्जा है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो स्वामी है, ठीक है। क्योंकि जो चाबी है वो एच के पास है, तो कमरे पर जो भौतिक जो नियंत्रण है यानी कि जो तात्कालिक कब्जा है वो है एच का, ठीक। लेकिन कमरे पर जो वास्तविक कब्जा है वो ए का है, राइट। तो इसमें ए विकल्प सही है। अगर हाँ, अगर ये पूछे विकल्प में कि कमरे पर तात्कालिक कब्जा किसका है, तो फिर वो एच होता, ठीक। क्योंकि इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसमें ए विकल्प सही है, यानी कि ए के पास कमरे का वास्तविक कब्जा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर बताइए। किसी अन्य की संपत्ति पर एक प्रतिकूल कब्जा स्वत्व प्रदान करता है यदि वह कब्जा जारी रहता है 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो इसका सही आंसर है 12 साल तक, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर आप 12 साल तक कब्जा लगातार रखते हो, ठीक है, तो ये स्वामित्व प्रदान करता है, राइट। लेकिन हाँ, वो संपत्ति स्टेट यानी कि राज्य की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राज्य के अलावा अन्य किसी की संपत्ति पर अगर आप लगातार 12 वर्ष तक कब्जा रखते हो तो वो कब्जा आपको स्वामित्व प्रदान करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 121। भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम कब्जे की रक्षा करता है? सीआरपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, या दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दोनों। सीआरपीसी और एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये दोनों ही कब्जे की रक्षा करते हैं। 122। निम्नलिखित वादों में से कौन सा कब्जे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये सभी वाद कब्जे से संबंधित हैं। 123। निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जे से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर है बी और सी, ये दोनों कब्जे से संबंधित हैं, जबकि ए और डी कब्जे से संबंधित नहीं है। 124। कौन कब्जे को अमूर्त और मूर्त कब्जे के रूप में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है सामंत, ठीक है। सामंत ने कब्जे को मूर्त और अमूर्त कब्जे के रूप में विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। इसमें दो टेबल दे रखी हैं और देखते हैं कि ये दोनों टेबल सही रूप से सुमिलित हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कोष्टक का सिद्धांत, क्या यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है? बिल्कुल सही है। इच्छा का सिद्धांत, क्या विधिक अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल सही है। पदार्थ का कब्जा और धारणा से, क्या ये कब्जे से संबंधित हैं? बिल्कुल, ये दोनों कब्जे के आवश्यक तत्व हैं, राइट। इतरोक्ति पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो सुमिलन है सूची 1-2 का बिल्कुल सही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दो टेबल दे रखी हैं, देखते हैं कि ये दोनों क्या सही रूप से सुमिलित हैं। देखते हैं। पहला, इच्छा का सिद्धांत, क्या यह विधिक अधिकार से संबंधित है? बिल्कुल सही है। यथार्थ सिद्धांत, क्या यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है? बिल्कुल सही है। घोषणात्मक सिद्धांत, क्या यह पूर्व निर्णय संबंधित है? बिल्कुल सही है। धारणा का सिद्धांत, क्या यह कब्जे संबंधित है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 सही रूप से सुमिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। इसमें दो टेबल दे रखी हैं। एक में जो टेबल 1 है उसमें लेखक दे रखे हैं और जो टेबल 2 है उसमें पुस्तक दे रखी हैं। देखते हैं क्या दोनों टेबल सही रूप से सुमिलित हैं कि नहीं है। देखते हैं। पहला है A.M. होकोर्ट, क्या इन्होंने ये पुस्तक लिखी? बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा है J.M. लाइटवुड, क्या इन्होंने द नेचर ऑफ पॉजिटिव लव लिखी? बिल्कुल सही है। तीसरे हैं K.R. पोपर, क्या इन्होंने द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज पुस्तक लिखी? बिल्कुल सही है। तीसरे हैं W.T. स्टेस, क्या इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ हीगल लिखी? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 सही रूप से सुमिलित हैं, राइट। तो ये 127वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज ये विधि शास्त्र पर जो MCQs की जो सीरीज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 7वां लेक्चर था और ये अंतिम लेक्चर था, ठीक है। तो आज
जो विधि शास्त्र की जो सीरीज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और मैंने इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट में विधि शास्त्र पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज़ में कवर किया है। तो इस सीरीज़ में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।